हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार स्टेट के जो 50 मार्क्स के सेक्शन कला से क्वेश्चंस आते हैं उसके टेस्ट सीरीज़ को। तो ये आपका टेस्ट सीरीज़ 10 है। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने 9 टेस्ट सीरीज़ तक कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग 10th करने वाले हैं, ओके। सो अगर वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिलता है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, स्पीयरमैन बुद्धि की प्रकृति को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानता है? एक शक्ति सिद्धांत, विविध शक्ति सिद्धांत, बहुशक्ति सिद्धांत या द्विशक्ति सिद्धांत? तो इसका आंसर होगा द्विशक्ति सिद्धांत। अगला है, डिस्लेक्सिया से क्या आशय है? बच्चों में पठन विकार, या संख्याएं कैसे लिखी जाती है या समझने में समस्या का सामना करना, या सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के संचालन में समस्या, या शिक्षार्थियों में एक समझ विकार? तो इसका क्या होना चाहिए? बच्चों में एक पठन विकार होता है डिस्लेक्सिया, ओके। एक होता है डिस्कैलकुलिया जो गणित में होता है, ठीक है। अगला है, समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था क्या है? शैशवावस्था, वृद्धावस्था या बाल्यावस्था या युवावस्था? तो आपका ये हो जाएगा शैशवावस्था। इसी अवस्था से समाजीकरण प्रारंभ हो जाती है। अगला है, बच्चे के समाजीकरण में अध्यापक की भूमिका यह होनी चाहिए, उसे बालक के अनुचित व्यवहार को नहीं रोकना चाहिए बल्कि रोकना चाहिए। तो ये नहीं होगा। उसे बच्चों के साथ भेदभाव रहित व्यवहार करना चाहिए। उसे बच्चों की जाति, धर्म आदि की आलोचना नहीं करनी चाहिए। तो ये दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। तो आपका उपरोक्त बी एंड सी मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला है, शिक्षक शिक्षार्थियों पर समाजीकरण हेतु प्रभाव निम्नांकित प्रविधि से डाल सकता है? बौद्धिक क्रियाओं में भाग लेने हेतु उत्प्रेरित करके, या उनका पृष्ठपोषण कर उन्हें वांछित व्यवहार करने हेतु सुझाव देकर, या अपना उदाहरण प्रस्तुत कर अनुकरण हेतु प्रेरित करना, या उपयुक्त सभी? तो इसमें से सारा ही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला है, मानसिक आयु से माप होती है मानसिक परिपक्वता की, या मानसिक वृद्धि की दर की, या जन्मजात मानसिक शक्ति की, या उसकी आयु वर्ग के समकक्ष अन्य बालकों के बौद्धिक स्तर के समान? तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए मानसिक परिपक्वता की, ओके। अगला है, आपके विचार में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? शिक्षण, कक्षा वातावरण, या शिक्षार्थी, या अधिगम सामग्री? तो सबसे महत्वपूर्ण घटक हो जाएगा आपका शिक्षार्थी, ओके। अगला है, शिक्षा 3 स्तंभीय प्रक्रिया कही जाती है जिसके 2 स्तंभ है, अध्यापक और शिष्य। तीसरा स्तंभ कौन सा है? तो तीसरा स्तंभ आपका हो जाएगा पाठ्यचर्या, ठीक है। अगला है, मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है, ओके। और आगे देखते हैं, भारत सरकार की विविधात्मक क्षतिपूरकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवांशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है नंबर ए, क्योंकि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तनशील है, ओके। अगला है, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिनमें निहित है परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण, या मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन, बालात्मक अधिगम, चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। तो इसका क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए दोस्तों इसका आंसर? तो इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। आप लोगों को इसका आंसर क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? ओके। खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, या वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति? तो इसका क्या होना चाहिए? शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, ओके। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, या विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है न कि सामान्य प्रतिमान? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? होना चाहिए सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है, कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। तो क्या अध्यापक केंद्रित में, या सामाजिक रचनात्मक में, या पारंपरिक में, या रचनात्मक में? तो क्या होना चाहिए? ये सामाजिक रचनात्मक में, ओके। अगला है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र बिना किसी भेदभाव के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, या ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा भविष्य के कार्यों में सहायक हो, या किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें, या समान शिक्षा के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके? तो इसका
सटीक होना चाहिए, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा भविष्य के कार्यों में सहायक हो। ओके। अगला है भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है? अहम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना, आनुवांशिकता या सामाजिक अंतःक्रिया? आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका? तो सामाजिक अंतःक्रिया। ओके। अगला क्वेश्चन है भूख और प्यास है व्यक्तिगत प्रेरक या जन्मजात प्रेरक या सामाजिक प्रेरक या अर्जित प्रेरक? तो भूख और प्यास तो जन्मजात प्रेरक है। नेक्स्ट देखते हैं कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए पाठ्य पुस्तक केंद्रित या विद्यार्थी केंद्रित या शिक्षक केंद्रित या उद्देश्य केंद्रित? तो बताइए क्या होना चाहिए? तो एक तो उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए सबसे मेन, विद्यार्थी केंद्रित भी होता है। आप लोग इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होना चाहिए। अगला है यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे ताकि वह गलती दोबारा ना दोहराए, प्रधानाचार्य को बताएंगे या उसके माता पिता से संपर्क करेंगे या बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे? तो ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला है वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? व्यवहारवादी उपागम, सृजनवादी उपागम, संरचनात्मक उपागम या मानवतावादी उपागम? तो इसका होना चाहिए सृजनवादी उपागम। अगला है परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? स्मृति एवं समझ आधारित, वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, केवल वस्तुनिष्ठ? तो ऑप्शन नंबर सी समझ एवं अनुप्रयोग आधारित। ओके। अगला है एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न कराती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा या विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या या अध्यापक में कुंठा या सीखने के समृद्ध संसाधन? तो क्या होना चाहिए? सीखने के समृद्ध संसाधन। अगला है यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे या पढ़ाना बंद कर देंगे या बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे या कारण जानने की कोशिश करेंगे? तो क्या करेंगे? कारण जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें क्यों नहीं रुचि आ रही है। ओके। अगला है जो अध्यापक अपने कर्तव्य की उपेक्षा करके अपने अधिकारियों को प्रश्न करने में लगे रहते हैं वे प्रायः लाभान्वित होते हैं और अपने साथियों से आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे प्रवेश में आप क्या करेंगे? देखिए अपने अन्य साथियों को अनुसरण करेंगे या अपने साथियों से ईर्ष्या करेंगे या कुंठित होकर अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हो जाएंगे या हानि लाभ की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करते रहेंगे? तो क्या होना चाहिए इसका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि कोई कैसा भी रहे अपना हानि लाभ की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करते रहेंगे। ओके। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वे इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे या अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे या बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे या शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। ओके। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया है या विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है या अलग से विद्यालय खोलने की बात कही है या अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही है? तो क्या होना चाहिए? विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है। ओके। अगला है बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं इनकी जानकारी इन्हें कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जानी चाहिए या कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए या कार्य के बीच में एक बार दी जानी चाहिए या इसकी कोई आवश्यकता नहीं है? तो इसकी आवश्यकता है, बिल्कुल है, एंड इसको कार्य करते समय सतत रूप से दे देनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। अगला है किस विद्वान ने क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने में अधिक रुचि ली? B.S. ब्लूम, रॉप्टेमेगर, रॉबर्ट मिलर, उपरोक्त सभी? तो क्या हो जाएगा? B.S. ब्लूम। अगला है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन के लिए उपयोग होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षा का, निबंधात्मक परीक्षा का या ए एवं बी दोनों का या इनमें से किसी का नहीं? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा का, निबंधात्मक परीक्षा दोनों का यूज होता है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला है गणित शिक्षण के उद्देश्य एक शिक्षक की सहायता करते हैं पाठ सामग्री का चयन करने में, सार्थक उद्देश्य को लिखने में या कक्षा को सक्रिय बनाने में या उद्देश्य को प्राप्त करने में। तो गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या चीज में हेल्प करेंगे? पाठ सामग्री का चयन करने में। ओके, तो यहाँ तक आपका शिक्षण कला का क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे? कौन बने थे? मीर जाफर, मीर कासिम, मुर्शीद कुली खां या अलीवर्दी खां? तो क्या होना चाहिए इसमें? अलीवर्दी खां। ओके। अगला है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, शारिपुत्र, मोगलायन या सुभद्र? तो क्या हो जाएगा? सुभद्र। ओके। अगला है जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि है इंसुलिन, तो इंसुलिन तो नहीं है, इंटरफेरॉन, HGH, TSH? तो क्या हो जाएगा? इंटरफेरॉन। ओके। अगला क्वेश्चन में आपका एक वेन डायग्राम है जो अभी मैं वीडियो बना रही थी तो बीच में ही रुक गया था तो इसलिए फिर से इसको करना पड़ा है।
तो इसमें एक वेन डायग्राम है जिसमें आपको ये यहाँ दिया हुआ है कि चाय, पेय और कप का संबंध बताना है। तो देखिए चाय एक पेय है, ठीक है, पेय के अंदर चाय आ जाएगा, लेकिन कप अलग से होता है, ठीक है, अलग से कप है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसलिए। ओके, अगला है एक्स, वाई और जेड की सास है, ठीक है, पी एन की पुत्री है जो जेड का पति है। एन का एक्स से क्या संबंध है? तो एन का एक्स से संबंध हो जाएगा पुत्र का। ये आप लोग अपने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो अपने फैमिली में इसको ट्राई कर सकते हैं ऐसे जोड़ के, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से एक ऑड को पहचानना, मतलब एक अलग होगा बाकी सब सेम होंगे। तो देखिए क्या है, आईसीसी वर्ल्ड कप, ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा इसमें से आईसीसी वर्ल्ड कप, क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड कप सिर्फ क्रिकेट में दिया जाता है वर्ल्ड कप, और ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स में बहुत सारे गेम्स होते हैं, कोई भी गेम्स हो सकता है, ठीक है, इसलिए आईसीसी वर्ल्ड कप। ओके, अगला यहाँ पे रिलेशन देखते हैं क्या होगा, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो पहले 2 में 3 जोड़े हैं तो इतना आया, ठीक है, फिर 5 में 6 जोड़े हैं तो इतना आया है, फिर 11 में 9 जोड़े हैं, मतलब कि 3 का मल्टीपल करते गए हैं, ठीक है। तो उसका 12 जोड़े हैं, उसके बाद 15 जोड़े हैं, उसके बाद 18 जोड़े हैं। तो उसी तरह आप क्या जोड़ देंगे इसमें, 21 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 86। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स दिया है जिसमें बहुत सारे नंबर है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, तो आप लोग बताइए क्या कैसे रिलेशन इसमें बैठा हुआ है। तो देखिए इस वाले कॉलम में देखते हैं, तो क्या किया है, 2 से 1 में गुना कर दिया है, 2 1 ज़ा 2, प्लस 12 को ऐड कर दिया है, बाई 2 से कर दिया है इसको डिवाइड। तो 2 12 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 बाई 2, दोनों कट करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। उसी तरह इसमें रिलेशन बैठेगा, 5 2 ज़ा 10 और 10 में 8 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 9। उसी तरह जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12, मतलब कि उस तरह बैठाएंगे, 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा बाई 2 और यहाँ पे 14, तो ऐसे आपका निकल जाएगा ना, 14 2 ज़ा 28, 28 में से आप 12 को माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 16, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्री परिषद की भूमिका और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। अनुच्छेद 74, 54, 62 या 81। तो क्या हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अनुच्छेद 74। ओके, अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य प्रारूप तैयार करती है, या पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वयन की देखरेख करती है, या राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करता है, या योजना के प्रत्येक क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित करती है। तो क्या होना चाहिए इसका, राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है, तूतीकोरिन, कांडला, चेन्नई, विशाखापत्तनम। तो क्या हो जाएगा कांडला। अगला है, इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, पाराथायराइड ग्रंथि, ब्रूनर ग्रंथि, अंडाशय या वृषण। तो क्या हो जाएगा इसका ब्रूनर ग्रंथि। अगला है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बोलिविया, कोलंबिया। तो क्या हो जाएगा ब्राज़ील। अगला है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है दोस्तों, मनाया जाता है, बताइए कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को। ओके, अगला है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, भुवनेश्वर, हैदराबाद, लद्दाख या दिल्ली। तो हो जाएगा भुवनेश्वर। ओके, अगला है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी है यदि उसके पुत्र की आयु 20 वर्ष है, ठीक है, 20 वर्ष है उसके पुत्र की आयु, तो उसके पिता की आयु क्या हो जाएगी, दुगनी बोल रहा है ना, और दुगनी बोल रहा है तो 40 हो जाएगा, ठीक है, बोल रहा है। तो कितने वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो देखिए बहुत इजी है, इसको आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं, इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ करके, मतलब कि सारा ऑप्शन भी चूज़ करके आप लोग बना सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा 10 वर्ष होगा, कि 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु 10 होगी और 10 वर्ष पहले पिता की आयु 30, तो ये तो तिगनी हो गई ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला है कि आपको नंबर दिया है, इसका परिमेय कार्य गुणनखंड क्या हो जाएगा। तो जब 40 पे आपको 3 दिया हुआ है, मतलब इसका क्यूब होगा, तो जब इसका गुणनखंड करते हैं हम लोग तो इसको करेंगे ना, तो 2 का क्यूब आएगा और 5 आएगा। तो 2 का क्यूब है तो 2 तो ऐसे ही बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये क्यूब ही है, और उसके बाद ये हो जाएगा 5 का क्यूब, मतलब कि 5 1/3 इसका आ जाएगा, ठीक है। तो बोला इसका परिमेयकरण, मतलब कि परिमेय संख्या बनाने के लिए इसको क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर ऐड हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा, मतलब कि ये नॉर्मल संख्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक फौजी अफसर अपने इतने सैनिकों को एक ठोस वर्ग में खड़ा करना चाहता है, वर्ग बनने के बाद कुछ सैनिक शेष रह जाते हैं, इन सैनिकों की संख्या कितनी है। तो कुछ भी नहीं करना है, इसका वर्ग निकाल देना है, ठीक है, वर्ग निकालते हैं ना जैसे, और उसमें जो नीचे में जो शेष आता है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका जब इसका वर्ग निकालिएगा तो शेषफल नीचे आ जाएगा 81, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। ओके,
अगला है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के एक प्रश्न पत्र में 90 प्रश्न है, ठीक है। प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। सारे प्रश्न का उत्तर देने वाले एक छात्र को कुल 387 अंक मिले हैं, ठीक है। उसने कितने उत्तर त्रुटिपूर्ण थे? तो मान लेंगे उसके x उत्तर त्रुटिपूर्ण थे और जो सही थे वो 90 माइनस x सही थे, ठीक है। तो x त्रुटिपूर्ण थे तो उसको -2x हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2 अंक मिल रहा है, मतलब कि 2 अंक काट लिए जा रहे हैं, प्लस और 5 इससे गुना कर देंगे क्योंकि ये इसको सही के लिए मिल रहा है। तो 5 इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 5 45 माइनस 5x इज इक्वल टोटल में आ जाएगा आपको 387। ओके, जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा जो कि त्रुटिपूर्ण उत्तर थे, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। इस प्रोसेस को बना के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला एवं लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या के दुगने से 10 कम है। तो बहुत इजी है, यदि किसी कोई संख्या x मान लेते हैं, किसी संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या के दुगने मतलब कि 2x से 10 कम आएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा जो कि आपका आएगा 15। ओके, इस तरह से हमारा आज का टेस्ट सीरीज़ होता है ख़त्म। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है, शिक्षण कला के मन में आपको और थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।